बच्चे हमारा चैप्टर या यूनिट चल रही है 4 यहाँ पे पुअर्टी नाम से, ठीक है। पुअर्टी बेसिकली क्या है, आपका एक इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता था, एक टाइम पे काफी ज्यादा आया ये एग्जाम के अंदर। अब ये जो चैप्टर पढ़ रहे हो आप, इसके अंदर हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि सर पुअर्टी क्या होती है। तो पुअर्टी में मैंने आपको बताया था बेटा, कोई भी ऐसा पर्सन जो अपनी बेसिक नेसेसिटी के लिए भी नहीं कमा पाता, यानी बेसिक नीड्स में आपको बताया था मैंने, रोटी कपड़ा मकान एजुकेशन और हेल्थ, अगर ये बेसिक चीजें भी वो पूरा नहीं कर पाता तो वो क्या कहलाएगा बेटा, वो पुअर्टी के अंदर कहलाता है। उसके बाद बच्चे इसके अंदर हमने टॉपिक पढ़ा था एब्सोल्यूट पुअर्टी और रिलेटिव पुअर्टी। रिलेटिव पुअर्टी मैंने आपको बताई थी कि जब हम पुअर्टी को किसी देश से किसी पर्सन से कंपेयर करके देखते हैं तो वो रिलेटिव पुअर्टी कहलाती है। और अगर हम एग्जैक्टली पुअर्टी लाइन की बेस पे मेजर करते हैं कि जो गवर्नमेंट ने एक लाइन बना रखी है पुअर्टी लाइन, उससे नीचे जो आता है वो पुअर है, तो वो कौन सी कहलाती है, आपकी एब्सोल्यूट पुअर कहलाती है, ठीक है। अब आज का जो सेक्शन है बेटा, उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं मेजरमेंट ऑफ अ पुअर्टी, यानी कि किस तरीके से मेजर करी जाती है पुअर्टी। तो कहता है प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस, यानी कि आज़ादी मिलने से पहले कैसे करते थे और आज़ादी मिलने के बाद कैसे करते हैं। प्री इंडिपेंडेंट, दादाभाई नौरोजी वाज द फर्स्ट पर्सन टू डिबेट द आइडिया ऑफ पुअर्टी लाइन इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया। तो ये 1 मार्क्स का एमसीक्यू बन सकता है कि सबसे पहले पुअर्टी लाइन के कॉन्सेप्ट के ऊपर किसने डिबेट करी थी, तो वो कौन थे सर, दादाभाई नौरोजी। पोस्ट इंडिपेंडेंट, द प्लानिंग कमीशन एस्टेब्लिश अ स्टडी ग्रुप इन 1962। दिस प्लानिंग कमीशन इज आल्सो नोन एज अ नीति आयोग। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि नीति आयोग का नाम चेंज करके अब कुछ और कर दिया गया, ठीक है ना, ये लास्ट चैप्टर में था। अब कहता है प्री इंडिपेंडेंस में दादाभाई नौरोजी ने क्या कहा। कहता है दादाभाई नौरोजी वाज द फर्स्ट पर्सन टू डिबेट द आइडिया ऑफ पॉवर्टी लाइन इन द प्री इंडिपेंडेंट इंडिया। ही डिटरमाइन द पुअर्टी लिमिट यूजिंग द जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट निकाला था बेटा, उसे किस नाम से बोला गया था, यहाँ पे देखेंगे बेटा, लिखता हुआ कोई ना दिख जाए मुझे, जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ एन एडल्ट प्रिजनर कंजप्शन। प्रिजनर कौन होते हैं बेटा, जो कैदी होते हैं, उनकी बेस पे इन्होंने क्या करा कि पुअर्टी लाइन के कॉन्सेप्ट को निकाला था। ही सिलेक्टेड आइटम फ्रॉम द प्रिजनर मेन्यू बेस्ड ऑन द गोइंग रेट। उन्होंने क्या करा, जो कैदी था उसका मेन्यू देखा कि भैया वो कौन कौन सी आइटम्स यूज करता है और उसकी रेट लिस्ट मंगाई उस प्रेजेंट टाइम की, कि उस टाइम पे क्या रेट चल रहा है उसका। दादाभाई नौरोजी रेफर टू दिस एक्सपेंडिचर एज द एक्सपेंस ऑफ लिविंग इन अ जेल। उन्होंने कहा कि एक कैदी द्वारा जो जेल में रहने का खर्चा होता है उसे क्या बोला गया, लिविंग इन जेल का एक्सपेंडिचर माना गया, ठीक है। ही कैटेगराइज्ड द पॉपुलेशन इनटू 2 पार्ट्स एज ओनली एडल्ट्स आर इम्प्रिजन्ड। इन्होंने पॉपुलेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा, क्योंकि भैया कैदी कौन हो सकता है, एक कौन सा हो सकता है, एडल्ट व्यक्ति, भाई जो एडल्ट से नीचे छोटे बच्चे हैं वो तो इम्प्रिजन होते ही नहीं है हमारे, ठीक है। He assumed that children made up 1/3 of the entire population। ये ध्यान से सुनना बेटा, इसकी बेस पे कैलकुलेट होगा सारा। उन्होंने ये एज्यूम किया कि जितनी भी हमारी टोटल जनसंख्या है उसका 1/3 पार्ट क्या है, हमारा चिल्ड्रंस का है। ओनली अबाउट द हाफ ऑफ देम, उस 1/3 का हाफ यानी कि 1/6 कंज्यूम्ड अ स्मॉल पोर्शन, जो कि छोटा सा पोर्शन लेते हैं। वेयर एज द अदर हाफ, यानी कि बाकी का 1/6 कंज्यूम्ड हाफ ऑफ एन एडल्ट डाइट। देखो क्या करा इन्होंने, इन्होंने कहा भैया मान लो 100 लोग हैं, ठीक है, इसको 100 ना करके थोड़ा सा चेंज करते हैं। उन्होंने कहा कि मान लो कि 150 लोग हैं, उस 150 में से उन्होंने कहा कि 1/3 क्या है, चिल्ड्रंस है, यानी कि 50 क्या होगा बेटा, वहां पे बच्चे मान लिए उन्होंने, ठीक है। उस 50 में से भी उन्होंने क्या कहा कि जो हाफ है, तो उन्होंने कहा कि जो हाफ यानी कि 25 बच्चे हैं, हम ये मान के चलते हैं कि वो बच्चे क्या करते हैं बेटा, ही एज्यूम दैट चिल्ड्रन मेड अप टू द 1/3 ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन, ओनली अबाउट हाफ ऑफ देम कंज्यूम्ड स्मॉल प्रोपोर्शन। यानी जो भी खाने पीने का सामान है या जो भी खर्चा है उसका थोड़ा सा प्रोपोर्शन 25 बच्चे करते हैं, लेकिन बाकी के जो 25 है ना, उन्होंने ये एज्यूम किया कि वो उतना ही कंज्यूम करते हैं जितना एक एडल्ट करता है। समझ आया क्या बोल रहा हूँ भैया। टोटल मान लिया हमने कि 150 लोगों की पॉपुलेशन है, उसका 1/3 क्या माना उन्होंने कि चिल्ड्रंस है। कितने बच्चे बेटा, 50। उस 50 के में से उन्होंने कहा कि आधे बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन यूज करते हैं, यानी उनकी डाइट कम है, लेकिन आधे बच्चे ऐसे हैं जो कि लगभग एडल्ट के बराबर ही क्या करते हैं, कंजप्शन करते हैं, ठीक है। यहां तक हो गया क्लियर। एडल्ट मेड अप टू 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन एंड दे कंज्यूम फुल डाइट। तो भैया 150 में से 50 यहाँ चले गए, 2/3 कितना बच गया यहाँ पे, 100। तो बाकी के जो 100 है वो पूरी की पूरी डाइट लेते हैं जितनी एक एडल्ट को लेनी चाहिए। वेटेड एवरेज ऑफ द कंजप्शन ऑफ 3 सेगमेंट। तो इन्होंने क्या निकाला बेटा, एक वेटेड मीन निकाला। वेटेड एवरेज का मतलब क्या हो गया, वेटेड मीन। द एवरेज पॉवर्टी लाइन इज 3/4 ऑफ द एडल्ट जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। कैसे, ये देखते हैं अब यहाँ पे हम थोड़ा सा।
देखो अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। देखो बच्चे यहाँ पे भैया हमारी जो टोटल पॉपुलेशन थी उसका आधा कितना था 1/6। ऊपर अभी हमने पढ़ा वो क्या लेते हैं नील डाइट। हमने माना कि वो बहुत छोटा सा पोर्शन लेते हैं, लेते नहीं है, बहुत छोटे बच्चे हैं 1-2 साल के या 6 महीने के। आधे बच्चे ऐसे हैं जो कि लगभग उतनी ही डाइट लेते हैं जितनी बाकी लेते हैं, प्लस 2/3 फुल डाइट यानी बाकी के जो बच्चे हैं। यानी कि बेसिकली जो मैंने ऊपर एग्जांपल लिया था मैंने आपको क्या बताया, हम मान के चलते हैं कि टोटल पॉपुलेशन है 150 लोगों की, उसमें से बेटा 1/3 50 वो क्या है सर चिल्ड्रन, उस 50 चिल्ड्रन में से हाफ यानी कि 25 बच्चे वो हो गए बेटा आपके नील डाइट, और बाकी के जो हाफ बचे सर 25 बच्चे वो क्या हो गए सर फुल डाइट। और इसके बाद इसका जो 2/3 बचा, 2/3 कितना हो जाएगा सर 100, वो भी कौन से हैं सर फुल डाइट यानी कि एडल्ट वाली। अब तो समझ आ गया होगा सारा डाटा आपको क्या समझाना चाह रहा है वो। अब 1/6 इंटू में 0 क्या होगा नील डाइट, प्लस 1/6 इंटू में हाफ, प्लस 2/3 इंटू में 1। उन्होंने क्या बोला कि फुल डाइट का आधा लेते हैं, तो वो कितना हो गया, फुल डाइट एक थी तो ये आधा ले रहे हैं उसका, ये इसका पूरा ले रहे हैं, तो इन्होंने बेटा एक एवरेज निकाली, तो वो कितनी निकल के आई यहाँ पे 3/4 निकल के आई। जब इन्होंने कैलकुलेट किया तो उसे उन्होंने क्या बोला बेटा वेटेड एवरेज ऑफ कंजप्शन ऑफ 3 सेगमेंट्स, यानी 3 कैटेगरीज बना दी। अब शॉर्ट में समझते हैं इसको। इन्होंने कुछ नहीं करा, बेसिकली इन्होंने क्या करा पॉपुलेशन को 3 हिस्सों में बांट दिया, बहुत छोटे बच्चे, ठीक है, मीडियम और एक एडल्ट। उन्होंने कहा भैया जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं वो तो कुछ कंज्यूम ही नहीं करते, तो उन्होंने कहा भैया उसको 1/6 आया उनका, तो वो हो गए 0। और कहा बाकी के जो आधे बच्चे हैं जो कि मान लो 5 साल 10 साल 11 साल 15 साल के हैं, वो लगभग एडल्ट डाइट का कितना यूज कर लेते हैं, आधा यूज करते हैं। तो एक मानी उन्होंने एडल्ट डाइट, तो उसका आधा कितना हो गया आधा, तो 1/6 का आधा। बाकी के जो बचे थे वो कितने थे बेटा 2/3। वो 2/3 क्या करते हैं बेटा एडल्ट है, वो पूरी की पूरी डाइट लेते हैं, तो उस हिसाब से ऑन एन एवरेज कितना निकल के आया उसका 3/4। यानी कि ऑन एन एवरेज उन्होंने निकाला कि अगर इंडिया में देखा जाए तो लगभग पूरी डाइट का 3/4 चाहिए हमें खाने के लिए, ठीक है। अब क्या करा उन्होंने उसका, देखिए आगे। ये तो हो गया दादा भाई नौरोजी का कॉन्सेप्ट। अब आते हैं बेटा पोस्ट इंडिपेंडेंस। पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, सेवरल अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ पुअर्स इन द कंट्री। कहता है गवर्नमेंट ने ना अलग अलग मेथड्स निकाले, अलग अलग तरीके निकाले, जिससे कि हम ये पता कर सके कि हमारे देश के अंदर एक्चुअल में कितने पुअर लोग एग्जिस्ट करते हैं। कहता है द प्लानिंग कमीशन एस्टेब्लिश स्टडी ग्रुप इन 1962। 1962 में हमने प्लानिंग कमीशन निकाली। दिस प्लानिंग कमीशन इज नोन एज अ नीति आयोग। इसको हम किस नाम से जानते थे बेटा, यहाँ पे नीति आयोग के नाम से जानते थे। टास्क फोर्स ऑन द प्रोजेक्शन ऑफ मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंजप्शन डिमांड वाज एस्टेब्लिश इन 1979। एक टास्क फोर्स निकालेगी जिसका काम था ये देखना कि भैया मिनिमम नीड कितनी है लोगों की, किस किस तरीके से उनको जरूरतें हैं। For the same reason, expert groups were formed in 1989 and 2005। और कुछ एक्सपर्ट्स ग्रुप भी बनाए गए। सिर्फ किसके लिए बनाए जा रहे हैं बेटा, ये पुअर्टी को कैलकुलेट करने के लिए, कि एक्चुअल में ये पता चल सके कि हमारे देश में एक्चुअल गरीबी कितनी है। In addition to these organizations, various individual economists have also tried to create such mechanism। और बहुत सारे इकोनॉमिस्ट भी ऐसे थे बेटा जिन्होंने ट्राई करा किसके लिए, पुअर्टी को खोज करने के लिए कि कैसे निकाला जाए। अब क्वेश्चंस पे आते हैं बच्चे यहाँ पे। कहता है हु डिटरमाइन द पुअर्टी लाइन इन द प्री इंडिपेंडेंस इंडिया ड्यूरिंग द यूजिंग द जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग अप्रोच। किसने निकाला था ये, सी दादा भाई नारोजी ने। What percentage of the adult jail cost of the living was used as the average poverty line in the दादाभाई नौरोजी calculation? कितनी थी बेटा वो हिमांशु, 1/3 3/4, ठीक है, कितनी थी बेटा वो 3/4। वेटेड एवरेज कितना निकाला था उन्होंने 3/4। When was the planning commission study group established to identify the number of poor in which known as a नीति आयोग, जो नीति आयोग के नाम से डाला गया था 1960। What was the purpose of task force on projection of minimum needs and effective consumption demand established in 1979? कहता है ये जो टास्क फोर्स बनाई गई थी बेटा इसका क्या काम था, सी सर टू प्रोजेक्ट द मिनिमम नीड एंड इफेक्टिव कंजप्शन डिमांड इन द इंडिया, कि इंडिया के अंदर एक्चुअल में कितनी डिमांड और कितनी मिनिमम नीड है। Apart from the government organization, who else has attempted to create a mechanism for the measuring poverty line? कहता और इनके अलावा क्या थे बेटा, various individual
इकोनॉमिस्ट, यानी बहुत सारे इकोनॉमिस्ट भी थे जो कि इसके ऊपर खोज करने लगे हुए थे, इसके ऊपर काम कर रहे थे, ठीक है। इसके बाद आता है बेटा कंसेप्ट ऑफ पुअर्टी लाइन। अभी हमने सिर्फ क्या पढ़ा कि पुअर्टी लाइन क्या है, ये नहीं पढ़ा कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है। अब पढ़ेंगे हम कि पुअर्टी लाइन का सर एक्चुअल में कॉन्सेप्ट होता क्या है। कहता था पुअर्टी लाइन इज कट ऑफ पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विच यूजुअली डिवाइड्स द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इनटू पुअर एंड नॉन पुअर। कहता है पुअर्टी लाइन एक ऐसी रेखा है जिसका एक पॉइंट होता है, अगर पर्सन उस पॉइंट से नीचे आता है तो वो पुअर कहलाता है, अगर उस पॉइंट से आगे आता है तो वो नॉन पुअर कहलाता है, ठीक है। The concept of the poverty line is used to measure the extent of poverty in a country. People having income below the poverty line are called a poor. कहता है ये पुअर्टी को निकालने के लिए कॉन्सेप्ट निकाला गया। जो लोग पुअर्टी लाइन से नीचे आते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, गरीब बोला जाता है, पुअर बोला जाता है। पीपल विद इनकम अबव द पुअर्टी लाइन आर कॉल्ड नॉन पुअर, और जो उससे ऊपर आते हैं वो नॉन पुअर्स होते हैं। पुअर्टी लाइन ट्राई टू कैप्चर द सोशली एक्सेप्टेबल मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड। पुअर्टी लाइन में हम क्या देखते हैं बेटा कि हमारी सोसाइटी का एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, विच द सोसाइटी ट्राइज टू फुलफिल। देखो मैंने ये पहले भी एक बार आपसे डिस्कस किया है, ये देखो कितने तरीके से क्रिएट है। मान लो बेटा ये पूरी की पूरी यहाँ पे लाइन दी हुई है आपको, ये इसका कट ऑफ पॉइंट है पुअर्टी लाइन, ये क्या है इसका पुअर्टी लाइन कट ऑफ है। इससे नीचे जो आएगा वो भी तीन कैटेगरी का पुअर कहलाता है। एक एब्सोल्युटली पुअर, एब्सोल्युटली का मतलब बिल्कुल ही उसके पास पैसा नहीं है। एक वेरी पुअर, बहुत ज्यादा गरीब है। एक हो गया बेटा पुअर, ठीक है। तीन कैटेगरी हुई। एब्सोल्यूट पुअर कौन मानते हो आप, जो बिल्कुल ही घर बार कुछ भी नहीं है, वो पुल के नीचे या ऐसे बैठे हुए हैं, स्लम एरिया में भी नहीं है। अब एक वेरी पुअर की बात करें तो हम कह सकते हैं कि भैया वो क्या है, स्लम एरिया में रहता है, घर बार है, लेकिन खाने पीने की इतनी सुविधा उसके पास अभी। और जो पुअर है, पुअर क्या है, घर ठीक ठाक सा है लेकिन अभी खाने पीने की बेसिक नीड्स वो पूरी, ठीक है। इसके बाद आता है नॉट सो पुअर, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, द रिच, द वेरी रिच, मिलेनियर्स और बिलेनियर्स, ये अलग कैटेगरी चली गई हमारी, ठीक है। करोड़पति, खरबपति, अरबपति, बहुत सारे चले गए, जिसका भी पति है वो देख लेगा अपने आप। अब आते हैं इधर, ठीक है। अब आते हैं बच्चे यहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ पुअर्टी लाइन इन इंडिया। किस तरीके से हमने भारत के अंदर पुअर्टी लाइन को पता किया, निकाला। कहता है इन इंडिया द मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, और एमपीसीई बोला जाता है बेटा। मंथली पर कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है कि ऑन एन एवरेज एक इंसान मंथली कितना खर्चा करता है, ठीक है। Method is used to determine the poverty line. According to this method, the monetary value per capita expenditure of the minimum calorie intake is calculated. इसमें बेटा हमने क्या देखा कि on an average एक इंसान इंटेक का मतलब होता है कितनी कैलोरी यूज करता है अपने जीने के लिए। जीने के लिए मतलब जो आप खाना खाते हो ना, कैलोरीज क्या होती हैं। कल जाओगे ब्रेड लेने या दूध लेने, कुछ भी खाने का सामान लाओगे तो उसके पीछे देखना पैकेट के, वहाँ कैलोरीज लिखी होंगी कि इसको पीने से या खाने से हमें इतनी कैलोरीज मिलती हैं। तो इन्होंने क्या करा, एक एवरेज देखी कि ऑन एन एवरेज एक इंसान को कितनी कैलोरीज चाहिए होती हैं जीने के लिए। अगर वो इंसान उतनी कैलोरी इंटेक कर पाता है, उसको इतना खाना मिल पाता है, तो वो पुअर्टी लाइन से ठीक माना जाता है। और उसे उतना भी नहीं मिलता तो वो क्या है, गरीबी के अंदर आता है। मिनिमम कैलोरी इंटेक क्या है, द प्लानिंग कमीशन, ध्यान से देखना बेटा इसे। द प्लानिंग कमीशन हैज डिफाइंड द पुअर्टी लाइन बेस्ड ऑन द रिकमेंडेड न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ऑफ 2400 कैलोरीज। उन्होंने क्या बोला कि एक न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट निकाली गई कि 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे फॉर द रूरल एरियाज एंड 2100 कैलोरीज पर पर्सन पर डे इन द अर्बन एरिया। यानी कि ग्रामीण इलाकों में जिस व्यक्ति को 2400 कैलोरीज पर डे मिलती है वो पुअर्टी लाइन से ऊपर आ जाता है, और जिसको शहरों के अंदर 2100 से ऊपर मिलती है वो कहाँ पे आ जाता है, पुअर्टी लाइन से ऊपर आ जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर जब पैसा शहरों में ज्यादा है, ठीक है, और गाँव में कम है, तो कैलोरीज शहरों में ज्यादा होनी चाहिए थी, गांव में क्या होनी चाहिए थी, कम होनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा उल्टा क्यों है, क्योंकि बेटा गांव के अंदर गवर्नमेंट ने इसको ज्यादा इसलिए लगाया क्योंकि वहां पे जो फिजिकल वर्क है, मेहनत का काम है, वो ज्यादा होता है। तो उनको शहरों के कंपैरिजन में जो कैलोरीज चाहिए होती है इनटेक, वो क्या चाहिए होती है, ज्यादा चाहिए होती है। और शहरों में क्या होता है, कम से भी काम, ठीक है। अब कहता है फिक्स्ड फॉर द हायर कैलोरी इनटेक हैज बीन फिक्स्ड फॉर द रूरल एरियाज। आ गया इसका आंसर, because the rural worker has to greater physical work as compared to the urban workers, ठीक है। The monetary value of the minimum calorie intake, उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या करा, एक मिनिमम इंटेक जो 2400 कैलोरी है उसकी क्या निकाली उन्होंने, एक मॉनेटरी वैल्यू निकाली। अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग कमीशन तेंदुलकर मेथोलॉजी, द मिनिमम मंथली पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर एमपीसी इज वर्कड आउट टू बी 816 रुपए पर पर्सन इन द रूरल एरिया एंड 1000 इन द अर्बन एरिया।
यानी लगभग 816 रुपए 2011 में बताई गई थी कि इतना पर पर्सन के पास होना चाहिए, और वहां पे कितनी होनी चाहिए, 1000 रुपीज। पुअर्टी लाइन डिवाइड्स द पुअर फ्रॉम द नॉन पुअर। अब जो पुअर्टी लाइन है बेटा वो क्या करती है, पुअर और नॉन पुअर के बीच में डिफरेंस लाती है। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ पुअर, द पुअर, द वेरी पुअर एंड द पुअर। Similarly, there are various kinds of non-poor, middle class, upper middle class, rich class, very rich, absolutely rich. The poverty line divides the poor from the non-poor. तो poverty line का बेसिक काम क्या होता है, non-poor और poor के बीच में differentiate करना होता है, ठीक है। अब आता है कैटेगराइजिंग द poverty। कहते हैं किस तरीके से हमने poverty को कैटेगराइज करा है बेटा। देखिए यहाँ पे पहला है बेटा क्रॉनिक पुअर। क्रॉनिक का मतलब क्या होता है ये समझ लो, those who are below the poverty line most of the time and rich above। ठीक है, जो ज्यादातर क्या रहते हैं बेटा, पोवर्टी लाइन से नीचे ही रहते हैं। मान लो साल में 12 महीने हैं तो वो 10 महीने क्या रहते हैं, पोवर्टी लाइन से नीचे ही रहते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, आपके क्रॉनिक पुअर कहलाएंगे। कहता है द पोवर्टी लाइन वंस इन अ वाइल और कॉल्ड द क्रॉनिक पुअर। ठीक है, और अगर देखा जाए ना तो पोवर्टी लाइन को कभी कभी हम किस नाम से जानते हैं, क्रॉनिक पुअर के नाम से भी जानते हैं। ऑलवेज पुअर, those who are always below the poverty line, usually poor, those who are mostly below the poverty line but once in a while they cross the poverty line। यानी क्रॉनिक पुअर बेटा, मैंने क्या सिंपल सा एग्जांपल दिया आपको कि भैया एक साल के 12 महीने होते हैं, 12 महीने में वो लगभग 10 महीने क्या रहते हैं, गरीब ही रहते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, क्रॉनिक पुअर। या तो वो हमेशा गरीब रहते हैं या साल में एक आध महीने के लिए वो थोड़ा सा ठीक होते हैं, फिर वो क्या रहते हैं, ठीक है। ट्रांसिएंट पुअर कौन से होते हैं, those people who keep fluctuating between the categories of poor and non-poor are called a transient poor। कहता है जो कभी रईस कभी गरीब, कभी रईस कभी गरीब, यानी पुअर्टी से बाहर कभी अंदर, ऐसा चलता रहता है उनके साथ। कौन है, चर्निंग पुअर्स बोला जाता है इसको। क्या बोलते हैं हम, चर्निंग पुअर्स। those people who regularly move in and out of the poverty, जो बार बार क्या करते हैं, कभी पुअर्टी में जाते हैं कभी पुअर्टी से, यानी बेसिकली कह लो कि वो बिल्कुल पुअर्टी लाइन के ऊपर बैठे हैं, कभी टाप के उधर हो जाते हैं, कभी टाप के। अगर हमने क्या बोला कि 2400 कैलोरीज है, तो जिस दिन उन्हें 2500 मिल गई, 2600 मिल गई, वो पोवर्टी लाइन के इधर आ गए। जिस दिन उन्हें 2300 मिल गई, वो पोवर्टी लाइन के, बात समझ आ रही है, यानी वो बिल्कुल मिडल में झूल रहे हैं, कभी आगे कभी, तो वो चर्निंग पुअर्स कहलाते हैं। कहता है व्हेन दे हैव जॉब्स दे आर अबव द पोवर्टी लाइन, यानी बेसिकली कह सकते हो इनकी जो सेविंग्स है वो क्या है, जीरो। इनके पास कुछ भी अपना पैसा नहीं है। जब इन्हें काम मिलेगा, जैसे दिहाड़ी वाले लोग हैं, आज बेटा क्या हुआ, महीने में 10 दिन काम मिल गया, ठीक है, दिहाड़ी मिल गई, वो कहाँ आ गए, पोवर्टी लाइन से आगे आ गए। फिर अगले 20 दिन खाली बैठना पड़ गया, वापस कहाँ चले गए बेटा, वो पोवर्टी लाइन के पीछे चले गए। तो इस तरीके के लोगों को क्या बोला जाता है, चर्निंग पुअर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ओकेजनली पुअर क्या है, दोज हु आर रिच मोस्ट ऑफ द टाइम बट सम टाइम आउट ऑफ अ बिजनेस फ्लक्चुएशन और अदर मिस हैपनिंग बिकम अ पुअर। ये नॉर्मली क्या होते हैं बेटा, पुअर नहीं होते, यानी ये साल में 10 महीने तो रईस ही रहते हैं, ठीक रहते हैं, लेकिन किसी रीजन से बिजनेस में फ्लक्चुएशन आ गई, लॉस हो गया, जिसकी वजह से कभी कभी पुअर हो सकते हैं, तो वो कौन से कहलाते हैं, आपके ओकेजनली पुअर कहलाते हैं। नॉन पुअर्स कौन से हैं, दीज आर द पीपल्स हु हैव नेवर एवर क्रॉस द बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी ये वो लोग होते हैं जो कभी भी पॉवर्टी लाइन से नीचे आए नहीं है, ठीक है। अब जो अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं वो इसमें से डिसाइड कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन आ गए पॉवर्टी के भी अब तो, है ना, चूज योर सेल्फ। आ जाओ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द पॉवर्टी लाइन कॉन्सेप्ट। कहता है पर्पस क्या है पॉवर्टी लाइन कॉन्सेप्ट का, क्या है भैया, बी, टू मेजर द एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी इन द कंट्री, की कितनी हमारे यहाँ पे क्या है, गरीबी पाई जा रही है। व्हाट मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया, क्या होता है बेटा, कौन सा मेथड यूज करते हैं, सी सर, MPCE, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। कहता है व्हाट डज द पॉवर्टी लाइन इंडिया ट्राई टू कैप्चर, कहता है पॉवर्टी लाइन जो है वो इंडिया के अंदर क्या कैप्चर करना चाह रही है, सोशली एक्सेप्टेबल मीनिंग लिविंग स्टैंडर्ड, ये था ऊपर डेफिनेशन में कि सर हमारा एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होना चाहिए। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैलोरी इनटेक लेवल इज रिकमेंडेड फॉर डिफाइनिंग द पॉवर्टी लाइन इन द अर्बन एरियाज, अर्बन एरियाज में इसमें से कौन सा है, सी सर, 2100 कैलोरीज। हाउ डज द पॉवर्टी लाइन कैटेगराइज इंडिविजुअल, कहता है पॉवर्टी लाइन जो है उसको किस बेस पे कैटेगराइज करती है पॉवर्टी के अंदर, ऑक्यूपेशन, देयर एज,
बेस्ड ऑन देयर इनकम और एक्सपेंडिचर रिलेटिव टू द पॉवर्टी लाइन। डी पॉइंट आएगा, उसकी बेटा इनकम और एक्सपेंडिचर के बेस पे डिसाइड होता है कि कब वो पुअर है कब वो पुअर नहीं है। अब बेटा देखो क्या कॉन्सेप्ट आया आपका, कहता है एडवर्स इफेक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल ऑन द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द इंडियंस। कहता है जब हमारे यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने रूल किया तो उसके रूल करने की वजह से हमारे देश के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो थे, लोगों के रहन सहन का तरीका था, उसके ऊपर क्या फर्क आया, पॉवर्टी किस तरीके से बढ़ी या घटी। कहता है ब्रिटिश रूल एडवर्सली इफेक्ट ऑन द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द इंडियंस। कैसे करा बेटा, ये देखो, ब्रिटिश गवर्नमेंट सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉयड द इंडियन इंडस्ट्री। देयर प्राइमरी मोटिव बिहाइंड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज टू फोल्ड। कहता है ब्रिटिशर्स ने क्या करा बेटा, हमारे यहाँ पे जितनी भी इंडस्ट्रीज उसको बहुत प्लानिंग से क्या करा, पहले खत्म करा। उनका उसके पीछे दो मोटिव्स थे, टू गेट द रॉ मटेरियल लाइक कॉटन, जूट एक्सेट्रा फ्रॉम द इंडिया एट चीप रेट टू बी यूज्ड बाय द अपकमिंग मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन। ये आपको मैं पढ़ा चुका हूँ फर्स्ट सेकंड चैप्टर में। भैया इंडिया इज अ एक्सपोर्टर ऑफ अ रॉ मटेरियल, क्योंकि वो चाहते थे कि इंडिया क्या बन के रहे, एक्सपोर्टर बन के रहे, यहाँ से वो सस्ते दामों में क्या लेके जा सके, रॉ मटेरियल लेके जा सके। दूसरा, to sell finished products like cotton clothes of the British industry in the Indian market at the higher price। और वो चाहते थे कि उस रॉ मटेरियल से वो फिनिश गुड्स बना के इंडिया में महंगे दामों के अंदर बेच सके। More than 70% of the Indian were engaged in agriculture throughout the British Raj period। कहता है लगभग 70% जनसंख्या हमेशा किसमें लगी रहती थी बेटा, एग्रीकल्चर में। ब्रिटिश पॉलिसीज रेज रूरल टैक्सेस। ब्रिटिश ने क्या किया, टैक्सेस बढ़ाए, विच इनेबल्ड मर्चेंट एंड मनी लैंडर्स टू बिकम लार्ज लैंड ओनर्स। उसकी वजह से क्या हुआ बेटा, जो जमींदार वगैरह थे वो जमीन के मालिक बन गए और किसानों के साथ क्या हुआ, फिर उनका शोषण किया गया, वो हमने पढ़ा, एक्सप्लॉयटेशन किया गया। अंडर ब्रिटिश रूल इंडिया बिकम्स टू एक्सपोर्ट फूड ग्रेन्स। इट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रीक्वेंट फेमाइन्स एंड एज मेनी एज 26 मिलियन पीपल डाइड इन द फेमाइन्स बिटवीन 1875 एंड 1900। इंडिया से वो क्या कराते थे बेटा, जो यहाँ पे फूड ग्रेन बनता था ना, वो सारा क्या करते थे, अपने देश में एक्सपोर्ट कर लेते थे। जब भुखमरी आती थी या सूखा पड़ता था तो उसका झेलना किसको पड़ता था, भारत को झेलना पड़ता था। लगभग 26 मिलियन लोग क्या हुए थे इन सालों के अंदर, क्या हुई थी, उनकी डेथ हुई थी ड्यू टू फेमाइन्स की वजह से। इन शॉर्ट, द ब्रिटिश राज मेड द मिजरेबल कंडीशन फॉर द पीपल इन इंडिया। इन्होंने क्या करा बेटा, एक दयनीय स्थिति या बहुत खतरनाक स्थिति क्रिएट करी इंडिया के अंदर। देयर मेन गोल was to provide a market for British export, to have a Indian services its debt payment to Britain, and for India to provide labor for the British Imperial armies। इनका ये था कि हम अपने बिजनेस को इंडिया में सेट कर सके और इंडिया की जो लोग हैं उनको अपनी आर्मी के अंदर क्या करना चाहते थे, वो ज्वाइन कराना चाहते थे। अब आता है व्हाई डिड ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रमोट द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग देयर रूल। कहता है ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ पे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों किया। डी, टू ऑब्टेन चीप रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया, ताकि यहाँ से रॉ मटेरियल सस्ते दामों में ले जा सके और सेल ब्रिटिश प्रोडक्ट इन द इंडियन मार्केट। व्हाट परसेंटेज ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन वाज एंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर, तो सर ओवर 70%। हाउ डिड ब्रिटिश पॉलिसी रिगार्डेड टैक्सेस इन द रूरल इंडिया इम्पैक्ट लैंड ओनरशिप। सी, दे इनेबल्ड मर्चेंट मनी लैंडर्स टू बिकम लार्ज लैंड ओनर्स। उन्होंने क्या करा बेटा, इंडिया के उस लोगों को जमींदार बना दिया और उनको कहा कि क्या करो, आप फार्मर्स के साथ शोषण करो, एक्सप्लॉयटेशन करो। व्हाट वाज द कंसीक्वेंस ऑफ ब्रिटिश इंड्यूस्ड फूड ग्रेन एक्सपोर्ट फ्रॉम द इंडिया। कहते हैं जब इंडिया से फूड ग्रेन हम बाहर की कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते थे तो उसका इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा बेटा। सी, फ्रीक्वेंट फेमाइन्स एंड सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ द, लगातार लोग मरे, ठीक है, हमने पढ़ा भी लगभग 26 मिलियन। What were the main economic goals of the British Raj in India? कहते हैं ब्रिटिश राज के अंदर मेन इकोनॉमिक गोल क्या था। डी, टू प्रोवाइड अ मार्केट फॉर द ब्रिटिश एक्सपोर्ट। वो चाहते थे कि ब्रिटिशर्स को एक मार्केट मिल सके। एंश्योर डेट पेमेंट टू द ब्रिटेन एंड यूटिलाइज इंडियन लेबर फॉर द ब्रिटिश इंपीरियल आर्मी। और वो चाहते थे कि इंडिया की लोगों को यूज किया जा सके। ठीक है जी, अब यहाँ तक समझ आ गया, पक्का।